नमस्कार दोस्तों। आज के डिस्कशन में मैं प्रारंभ करूंगा ब्राह्मण साम्राज्य से। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नया जो साम्राज्य उदय हुआ या जो वंश उदय हुआ वो था ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। मगध पर अगले वंश जो ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं उनमें पहला था शुंग वंश, दूसरा कम्ब वंश, तीसरा सातवाहन वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने ब्राह्मण साम्राज्य की या यूं कहें शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित की। विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। दोस्तों, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि इनके लिए पतंजलि ने ही अश्वमेध यज्ञ कराए थे। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। दोस्तों, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। और मगध की गद्दी पर कम्ब वंश की स्थापना की। दोस्तों, इस प्रकार कम्ब वंश का संस्थापक कौन हुआ? वसुदेव। इसके बाद दोस्तों, सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। दोस्तों, सुशर्मा कम्ब वंश का अंतिम शासक था। वह वंश जिसकी स्थापना वसुदेव ने देवभूति को करके की थी, उसका अंत सिमुक ने कर दिया। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में सिमुक सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुलमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख हैं। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने व्रत कथा नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोर्टिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सीसा, तांबा, चांदी, पोर्टिन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही प्रारंभ किया। सातवाहनों की दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापित कृतियां हैं कारलेका चैत्य, अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी यवन दोस्तों सभी विदेशी थे। यवन नाम विदेशियों का था। विदेशी जिनमें यूनान से ही आए हुए लोग लगभग माने गए हैं, कुछ मध्य एशिया से आए थे, सब थे ही विदेशी। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। सबसे पहले विदेशियों में हिंदी यूनानियों ने आक्रमण किया। उसके बाद शक आए, शकों के बाद पल्लव, पल्लवों के बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया। भारत पर पहला आक्रमण किसका था दोस्तों? बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस का। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा गया है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे प्रथम जो है वो हिंदी यूनानी ही है। हिंदी यूनानियों में पहला आक्रमण डेमेट्रियस का था,
इसलिए इसे हिंदी यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। मिनांडर दोस्तों महत्वपूर्ण है, मिनांडर बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? नागार्जुन ने। नागार्जुन मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद-पन्हु है। मिलिंद-पन्हु क्या है दोस्तों? मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा उत्तर दिए गए उत्तरों का संग्रहण है, या इसे मिलिंद प्रश्न भी कहते हैं। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी सिक्कों के बारे में यह कहा जा सकता था कि यह किस शासन ने जारी किए हैं। मतलब दोस्तों इन्होंने, एक बात स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि जो हिंदी यूनानी शासक थे वो बिल्कुल ये बात जानते थे और मुद्रा जारी करने के विषय में जागरूक थे, और उन्होंने ऐसी मुद्रा जारी की जिसके विषय में ये जाना जा सके कि ये मुद्रा किस शासक द्वारा जारी की गई है। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आ जाता है, मुझे तो नहीं मिला पेपर में पर है महत्वपूर्ण। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानी सोने के सिक्के जारी सबसे पहले किसने किए थे? भारत में हिंदी यूनानियों ने। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। दोस्तों हेलेनिस्टिक आर्ट पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की एक कला थी, जिसमें जो कलाकार थे उन्हें अपने पूर्णतः भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। अधिकतर उनमें एकदम स्पष्ट और या यूं कहें बिना वस्त्र के चित्रकला या कला या आर्ट कह सकते हैं प्रदर्शित की गई। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत की गंधार शैली दोस्तों आपने सुना होगा नाम, आगे आएगी तुम्हें बताऊंगा गंधार शैली। दोस्तों इसके बाद शक आते हैं भारत में। शकों का प्रतापी राजा रुद्रदामन था। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5वीं शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः दोस्तों मध्य एशिया के निवासी थे जो कि चारागाह की खोज में आते थे। दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत पर यूनानी आक्रमण या विदेशी आक्रमण या भारत की यवन राज्य, तो इनमें शक भी भारत के नहीं थे, ये भी मध्य एशिया से आए थे, ये चारागाह की खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत दोस्तों क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त की थी कोई स्थानीय राजा थे उज्जैन के, जो 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम कौन था दोस्तों? शकों का सबसे प्रतापी शासक था। 130 से 150 ईस्वी। दोस्तों एक बात आप यहाँ पर याद रखें, अभी तक अपन ईसा पूर्व चल रहे थे, 2350 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था हमने, उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है और मौर्य साम्राज्य आए, शुंग वंश आए, ये सब चीजें ईसा पूर्व से चलती रही। पर अभी से पहला शब्द ईसवी आया है दोस्तों। ईसवी से मतलब ये लगाया जा सकता है वर्तमान में 2021 ईस्वी है, तो ये 130 150 ईस्वी की बात हो रही है। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील,
जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित थी, का जो जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन दोस्तों संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। दोस्तों इससे पहले जो अभिलेख शासकों ने जारी किए, चाहे वो सम्राट अशोक के अभिलेख हों या किसी भी शासक के हों, उन्होंने अपने जो अभिलेख जारी किए वो प्राकृतिक भाषा में रचित थे, प्राकृतिक भाषा में रचित थे। परंतु रुद्रदामन प्रथम ने जो अपने अभिलेख बनाए गए वो उसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में बनाए गए। इससे ये इस बात की पुष्टि होती है कि वो संस्कृत का प्रेमी था। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप शब्द का उदय शकों के समय से हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक दोस्तों कुजल कुटफिशेस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। दोस्तों कनिष्क का आप एम्पायर देख सकते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ था। कुषाणों का एम्पायर था दोस्तों ये। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कौन? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? कुजल कुटफिशेस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। पुरुषपुर या पेशावर आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। मथुरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला कौन सा संवत है? शक संवत। इसे किसने चलाया था? 78 ईस्वी दोस्तों, ईसा पूर्व खत्म हो गया। अब 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया था। जिस दिन से कनिष्क गद्दी पर बैठा था, कनिष्क गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा था, तभी से एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, और इसी का प्रयोग भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया था, चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। दोस्तों आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान एवं महायान। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसी के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको ये बताया था स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का राज्य वैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता लिखी। दोस्तों चरक संहिता का लेखक कौन था? कनिष्क का राजवैद्य। महाविभास सूत्र की रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। महाविभास जो है वो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है दोस्तों। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। वसुमित्र पार्श्व नागार्जुन महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन दोस्तों महत्वपूर्ण है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। दोस्तों 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था, 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आप मैप में कनिष्क का एम्पायर देख सकते हैं। कनिष्क कितने विशाल साम्राज्य का राजा था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? वसुदेव। कुषाण से दोस्तों आप याद रख सकते हैं कनिष्क। कनिष्क गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था।
गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास दोस्तों कब हुआ? कनिष्क के शासन काल में। गंधार शैली एवं मथुरा शैली कला की दो शैलियां हैं जिन्हें मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों ये प्री का कोर्स चल रहा है, प्री 2021 को टारगेट करके है, इसलिए इसमें विस्तार में नहीं बता सकता हूँ, आगे बताऊंगा। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। दोस्तों इसके बाद प्रारंभ होता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य इतिहास का महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा है, जिसकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं। इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं अपन। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। प्रयाग दोस्तों आप जानते ही होंगे वर्तमान में कहां पर है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था 240 से 280 ईसा पूर्व तक। 240 से 280 ईस्वी आ गया दोस्तों, सॉरी 200 ईसा पूर्व खत्म है अब। 240 से 280 कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, हाईलाइट है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों समुद्रगुप्त महत्वपूर्ण शासक था एक। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कारण नेपोलियन कहने का क्या था? इसने आर्यवृत्त के 9 शासकों और दक्षिणावृत्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन सा था? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। दोस्तों इस स्लाइड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि कोई है तो वो दो हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त नंबर फर्स्ट पे है, और सेकंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो ये है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इन्हें आप देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैप में आप देख रहे होंगे गुप्त एम्पायर को। देखिए दोस्तों गुप्त एम्पायर क्या था। देखिए गुप्त एम्पायर की सीमाएं, एक तिहाई भारत पर राज कर रहे थे गुप्त। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे पीएससी में तो कई बार मिला है, अन्य परीक्षाओं में भी मैंने इसे सेम टू सेम लिखा देखा है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अक्सर आता है पेपर में, तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन में दे देते हैं, समुद्रगुप्त दे देते हैं, लेकिन अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। दोस्तों एक बार नाम याद रखना है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गुप्तक कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक औपचारिक कहलाते थे। दोस्तों साम्राज्य करने की जो गुप्तों का तरीका था, उनने सबसे पहले एक इकाई बनाया था जिसे
देश कहते थे, और उससे छोटी इकाई को प्रादेशिक इकाई या दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति थी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। सबसे ऊपर देश, देश के नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय नामक जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम। दोस्तों वर्तमान परिदृश्य में भी अगर आप देखा जाए तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही है। ग्राम स्तर पर ही प्रशासन होता है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। वर्तमान में आप जिसे सरपंच, सचिव या अन्य ग्रामीण प्रशासन पंचायती राज में देख सकते हैं, जिसमें ग्राम सभा है। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य मेहतर कहलाते हैं। दोस्तों वर्तमान में ग्राम सभा का मुखिया सरपंच या प्रधान कहलाता है। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक के कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। दोस्तों उस समय भू राजस्व जो था वो कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6% तक हो सकता था। जैसे यदि आपके खेत में उत्पादन 100 पैसे का हुआ है तो उसमें से 25 से 30 पैसे राज्य को देने पड़ते थे कर के रूप में, या भू राजस्व जैसे लगान भी कहते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। रुपये का, चांदी का सिक्का रुपये का कहलाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। दोस्तों गुप्त काल में भूमियों का प्रबंधन किया गया था, जैसे वर्तमान में भी है। क्योंकि वर्तमान में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इसलिए गुप्त काल में ही रहने देते हैं। तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि निम्न प्रकार की थी। पहली थी क्षेत्र कृषि। कृषि करने योग्य भूमि जो थी उसे क्षेत्र कहते थे। क्षेत्र कौन सी भूमि थी दोस्तों? कृषि करने योग्य भूमि। दोस्तों दूसरी भूमि थी वास्तु, वास करने योग्य भूमि। तीसरी थी चारागाह, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथी थी खिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। पांचवी थी अप्रथा, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दोस्तों उज्जैन उस टाइम पर भी व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त राजाओं ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त के द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, बराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में ही हुई है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में भी हुआ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों गुप्त काल के बाद प्रारंभ होता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए तो पढ़ रहे हैं पुष्यभूतियों को। इतिहास हमेशा उन्हीं को याद करता है जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई हो। दोस्तों इतिहास उन्हीं पर लिखा जाता है जो इतिहास में कुछ कर गुजरते हैं। दोस्तों आपके पास भी समय है, आप भी अपना नाम इतिहास में लिख जाइए, आप भी बड़े अधिकारी बन जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खैर ये बातें थी। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान पर थी। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक जिसने परम भट्टारक की उपाधि और
महाराजाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियों को धारण किया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन एवं एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन्हें भी देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत आया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मत भूलना। चीनी यात्री मैंने जब भी आता है बताता हूं मैं। चीनी यात्री दोस्तों याद रखना है इसे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बाणभट्ट कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि। ये दोस्तों बाणभट्ट की कुछ रचनाएं लिखी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू और ना ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहलाए। हर्ष के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता है? महाराज अथवा सामंत, या यूं कहें यहाँ से सामंतों का उदय हुआ, कुछ भी समझ लीजिए, महासामंत नाम आया है। तो हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय, उपरेक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। कादंबरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। इंपोर्टेंट। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहते थे। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये आप हर्ष देख सकते हैं मैप में आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से। अगले वीडियो में प्रारंभ करूंगा। दोस्तों द हेडलाइन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।